23 मार्च 2005 दोपहर के 1:20 टेक्सास की बीपी ऑयल रिफाइनरी में डिस्टिलेशन टावर में हाइड्रोकार्बन का लेवल इंक्रीज हो रहा था। फर्नेस के सभी बर्नर हाइड्रोकार्बन को पूरी पावर के साथ में गर्म कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में यह हीटेड हाइड्रोकार्बन टावर में पहुंचता है, जहां लाइट कंपोनेंट वेपर बनकर ऊपर चले जाते हैं, जबकि स्टेबलाइज लिक्विड प्रोडक्ट नीचे निकलकर आगे गैसोलीन ब्लेंडिंग पूल की तरफ भेजा जाता है। लेकिन पिछली रात से ही टावर में इनपुट तो प्रॉपर आ रहा था, पर टावर से प्रॉपर आउटपुट बाहर नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे टावर फुल होने लगता है, लेकिन यहाँ पर लगा लेवल ट्रांसमीटर गलत रीडिंग बता रहा था। नॉर्मल कंडीशन में यह हाइड्रोकार्बन 7 फीट की हाइट तक टावर में भरे रहते हैं, तब मीटर 100% रीडिंग शो करता है। लेकिन रात से ही टावर 13 फीट तक भर चुका था और मीटर अभी भी 96% रीडिंग शो कर रहा था। ऊपर से टावर पर लगा प्रेशर कंट्रोल वॉल्व काम नहीं कर रहा था। मॉर्निंग में शिफ्ट चेंज होती है। ऑपरेटर को यह नहीं पता था कि टावर के अलावा हीट एक्सचेंजर, पाइपिंग सभी पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। दोपहर के 1:04 पर यह टावर 158 फीट की हाइट तक भर चुका था। इस टावर की टोटल हाइट 170 फीट होती है, लेकिन अभी भी लेवल मीटर 78% रीडिंग शो कर रहा था। बाहर से देखने में टावर एकदम नॉर्मल था, लेकिन अब प्रेशर एक लिमिट से आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर प्रेशर रिलीजिंग वॉल ओपन होते हैं। इस वॉल से 6 मिनट में 1,96,500 लीटर हॉट फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन बाहर निकलकर कलेक्शन हेडर में आता है। एक्चुअल में इसको वापस क्लोज्ड लूप में जाना था, लेकिन यह कलेक्शन में आ जाता है। यह ड्रम इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाता और हाइड्रोकार्बन वेंट से बाहर रिलीज होने लगते हैं। यह हाइड्रोकार्बन वेपर बाहर निकलते ही एक क्लाउड बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चल रही हवा इस हाइड्रोकार्बन के साथ में मिक्स हो जाती है। अब यह फ्यूल जलने के लिए एकदम रेडी है। इस क्लाउड से 25 फीट की दूरी पर एक डीजल पिकअप ट्रक पावर के साथ में बैक जा रहा था। यह हाइड्रोकार्बन डीजल इंजन में चले जाते हैं। अब डीजल इंजन में स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है, तो जैसे ही हाइड्रोकार्बन इसके अंदर आता है तो इंजन और ज्यादा स्पीड में घूमने लगता है, जिसकी वजह से इंजन बैक फायर भी करने लग सकता है या इससे चिंगारी भी निकल सकती है। और यह चिंगारी इस क्लाउड में आग लगा देती है, जिससे सीरीज में मल्टीपल एक्सप्लोजन होते हैं और यह क्लाउड लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया को जलाकर राख कर देता है। 18 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और करीब 185 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन एक बार आप इस ऑयल रिफाइनरी को देखो, यहाँ पर मल्टीपल टावर लगे रहते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल मल्टीपल स्टेज में थोड़ा थोड़ा करके हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड वैक्यूम पर रिफाइन होता है। क्रूड ऑयल बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होते हैं, जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन, मेटल्स जैसी इम्प्योरिटीज होती है, और यहाँ पर हर टावर इम्प्योरिटीज को दूर कर रहा है और उसको हाई फ्लेमेबल बना रहे हैं। तो देखा जाए तो हर एक टावर एक बॉम्ब बनकर बैठा हुआ है। थोड़ा डिटेल से ऑयल रिफाइनरी का टूर करते हैं आज। एक्चुअल में ऑयल रिफाइनरी से सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता, इससे इतने अलग अलग मटेरियल निकलते हैं कि यह एक तरीके से क्रूड ऑयल के अंदर छिपे खजानों को खोलने जैसा है। यह वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एनिमेशन से समझाऊंगा। अपने एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यू बने रहना होगा। टैंकर से जब भी क्रूड ऑयल रिफाइनरी में पहुंचता है तो इसको रिफाइनरी के इन ऑयल टैंक में स्टोर किया जाता है। क्रूड ऑयल कैसे निकाला जाता है, इसको डिटेल से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। स्टोरेज टैंक से क्रूड चार्ज पंप के पास में पहुंचता है, जो ऑयल को टैंक से निकालकर आगे हीट एक्सचेंजर ट्रेन में पंप करता है, जहां मल्टीपल हीट एक्सचेंजर सीरीज में लगे रहते हैं। हीट एक्सचेंजर कुछ इस टाइप के होते हैं, जिनके अंदर क्रूड इन पाइप से फ्लो करता है और इस क्रूड के चारों तरफ हीटेड फ्लूइड होता है। तो यह हीटेड फ्लूइड अपनी एनर्जी क्रूड ऑयल से ट्रांसफर कर लेता है, जिससे क्रूड गर्म होता है। इन हीट एक्सचेंजर में हीट फ्लूइड कहां से आता है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी मैंने बताया क्रूड ऑयल में बहुत इंप्योरिटीज होती है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट, सोल्ट्स एंड सल्फर कंपाउंड। तो इनको क्लीन करना जरूरी है, अदरवाइज पाइप्स में कोरोजन, फर्नेस ब्लॉक हो सकती है, कैटेलिस्ट जाम हो सकते हैं। तो यहाँ से क्रूड डीसाल्टर में पहुंचता है। यहाँ पर क्रूड ऑयल में पानी मिलाया जाता है, जिससे साल्ट पानी में मिक्स हो जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिससे छोटे वाटर ड्रॉपलेट कंबाइन होकर हेवी बन जाते हैं और वह धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। तो फिर यहाँ से सोल्टी वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है और ऊपर से क्रूड को आगे भेजा जाता है। यहाँ फिर सेम ही हीट एक्सचेंजर की ट्रेन से क्रूड पास करवाया जाता है, पर यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर लगभग 180 से 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है
और इस टेम्परेचर पर कुछ लाइट गैस को अलग किया जा सकता है क्रूड से। तो क्रूड को एक डिस्टिलेशन यूनिट में भेजा जाता है जिसको फ्री फ्रैक्शनेटर बोलते हैं। अब जो लाइट गैसेस होती है वह इतने से टेम्परेचर पर वेपर बन जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जिनको कंडेंसर में भेजा जाता है। बेसिकली इस यूनिट से फ्यूल गैस, एलपीजी और नेप्था को कलेक्ट किया जाता है। कंडेंसर इन गैसेस को ठंडा करने की कोशिश करता है, जो ऑलमोस्ट एक हीट एक्सचेंजर की रिवर्स प्रोसेस पर काम करता है। अब की बार बाहर में जो फ्लूइड होता है वह ठंडा होता है और पाइप के अंदर हीटेड गैस फ्लो करती है। यह गैस ठंडी होकर वापस लिक्विड में बदलने लगती है, लेकिन अभी एलपीजी और नेप्था मिक्स में है और मार्केट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती है, तो इनको एक्यूमुलेटर में भेजा जाता है जिसमें लिक्विड नीचे बैठ जाता है। इस लिक्विड को वापस फ्री फ्रैक्शनेटर कॉलम में भेजा जाता है जिसको रिफ्लक्स बोलते हैं। एक्यूमुलेटर में ऊपर जो गैसेस रहती है इनको स्टेबलाइजर कॉलम में भेजा जाता है। इस कॉलम के नीचे की साइड में एक डिवाइस कनेक्टेड रहती है जिसको रीबॉयलर बोलते हैं। इस डिवाइस में ट्यूब के अंदर हाई हीटेड स्टीम फ्लो करवाई जाती है, जिसकी वजह से इसके अराउंड नेप्था और एलपीजी हीट होने लगती है। एलपीजी और फ्यूल गैस हल्की होती है तो वह ऊपर उड़ जाती है और नीचे से स्टेबलाइज नेप्था को कलेक्ट कर लिया जाता है। नेप्था से ही आगे जाकर पेट्रोल बनता है। अभी ऐसा समझो पेट्रोल रो फॉर्म में है जिसको नेप्था बोलते हैं। फर्दर यहाँ से फ्यूल गैस और एलपीजी को डी इथेनाइजर कॉलम में भेजा जाता है हाई प्रेशर में और नीचे री बॉयलर से हीटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो हाई प्रेशर की वजह से एलपीजी और फ्यूल गैस फर्दर डिवाइड हो जाती है। यहाँ से निकली एलपीजी अभी डायरेक्ट मार्केट में सेल होने लायक नहीं होती, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मर्सेप्टन और सल्फर जैसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनसे तेज बदबू आती है, तो इनको भी रिमूव करना जरूरी है। लेकिन एलपीजी में मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन रेंज कंपाउंड होते हैं जिन्हें रिफाइनरी डिजाइन के हिसाब से डी प्रोपेनाइजर और डी ब्यूटेनाइजर जैसे कॉलम से अलग किया जा सकता है। इसके बाद में ट्रीटिंग, ड्राइंग और टेस्टिंग जैसी मल्टीपल स्टेजेस में क्लीन करके सभी इम्प्योरिटीज को रिमूव करके ही स्वीट एलपीजी बनाई जाती है, जो स्टोरेज और सेल के लिए रेडी होती है। नेप्था से कैसे पेट्रोल बनता है इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब यह जो प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम था यह सिर्फ 5 से 10% मटेरियल क्रूड ऑयल में से निकाल पाता है। बाकी बचा हुआ क्रूड फिर से हीट एक्सचेंजर ट्रेन में जाता है और फिर यहाँ से फर्नेस में। बेसिकली हीट एक्सचेंजर फर्नेस के लोड को कम करते हैं, इसलिए जब तक फर्नेस की नीड ना हो तब तक इन्हीं से काम चलाया जाता है। फर्नेस क्रूड को हार्ड हीटिंग करती है क्योंकि इसमें बर्नर जलते हैं। यहाँ से क्रूड निकलते हुए उसका टेम्परेचर 350 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और यह क्रूड पहुँचता है मेन फ्रैक्शनेटर में, जो रिफाइनरी का हार्ट होता है। इसी को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट भी बोलते हैं। मेन फ्रैक्शनेटर के बॉटम से क्रूड एंटर करता है फ्लैश जोन में। यहाँ पर ऑयल काफी हीटेड होता है तो इसमें अवेलेबल लाइट गैसेस वेपर बन के ऊपर उठने लगती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, मेन फ्रैक्शनेटर में मल्टीपल ट्रेज लगी रहती है जिनकी डिजाइन कुछ ऐसी होती है और इनके अराउंड लिक्विड भरा रहता है। अब मान लो कोई गैस का मोलिक्यूल आया, यदि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 330 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उसको यह लिक्विड ठंडा लगेगा और वह इसमें ठंडा होकर यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन मान लो कुछ गैस पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी कम है तो वह इस लिक्विड से और बॉइल होकर और ऊपर चला जाएगा। तो सेम ही तरीके से अलग अलग पॉइंट पर ट्रेज के अंदर अलग अलग फ्यूल इकट्ठा होते रहते हैं। अब आप इस डिस्टिलेशन यूनिट को देखो, सबसे ऊपर सबसे हल्की गैस पहुंचेगी और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे हेवी मोलिक्यूल वाले फ्यूल मिलेंगे। जैसे सबसे ऊपर फ्यूल गैस और एलपीजी को कलेक्ट किया जाता है, उसके थोड़ा नीचे नेप्था, बीच में केरोसिन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसके नीचे डीजल और लाइट गैस ऑयल मिलते हैं, इसके नीचे हेवी गैस ऑयल और सबसे नीचे कचरा सेट जिसको रेजिड्यू बोलते हैं। अब यह जो क्रूड डिस्टिलेशन टावर होता है इसकी हाइट 150 से 200 फीट तक हो सकती है और इसमें करीब 30 से 50 अलग अलग फ्यूल की ट्रे हो सकती है जो अपने अपने टेम्परेचर की रेंज में जाकर सेटल होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि हेवी मोलिक्यूल अपने पूल को छोड़कर ऊपर वाले पूल में चले जाते हैं। जैसे हमारे नेता लोग पार्टी बदलते रहते हैं, पर इन ऑयल पार्टिकल का तो हमारे पास में इलाज है। हमारे पास यहाँ पर जो लिक्विड होता है उसको ऊपर वाले पूल से वापस नीचे वाले पूल में भेजा जाता है। अब यदि कोई हेवी मोलिक्यूल होगा तो वह यहाँ पर सेटल हो जाएगा और लाइट मोलिक्यूल वापस ऊपर चला जाएगा। अब ऐसा भी होता है कि जैसे डीजल है उसमें केरोसिन के मोलिक्यूल साथ में बाहर निकल जाते हैं। अब केरोसिन देखा जाए तो डीजल से हल्का होता है, तो इस लाइट वेट मोलिक्यूल को कैसे बाहर निकाला जाए। फॉर एग्जाम्पल, डीजल को एक साइड स्ट्रिपर में डालते हैं। अब इस साइड स्ट्रिपर में सुपर हीटेड स्टीम डाली जाती है
तो जो लाइट वेट मोलिक्यूल होते हैं वह वापस वेपर बनकर उड़ जाते हैं और इनको वापस भेज दिया जाता है डिस्टिलेशन टावर में। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना प्रोडक्ट स्ट्रिपर होता है जो अपने अपने फ्यूल को बेटर क्लीनिंग करने में लगा है, लेकिन यहाँ से निकला हुआ फ्यूल मार्केट स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, तो इसको फर्दर ट्रीटमेंट की नीड होती है जिसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, ऑयल रिफाइनरी को 3D एनिमेशन से ही अच्छा समझा जा सकता है। इसमें हम पूरी रिफाइनरी को पहले 3D में बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं, लेकिन आप भी कुछ ऐसा क्रिएटिव कर सकते हो और अपने आइडियाज को पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने रख सकते हो। हमारा एडवांस 3D एनिमेशन कोर्स इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा A to Z एनिमेशन सिखाने में। फ्री फ्रैक्शनेटर में हमने देखा था कि ऊपर से जो फ्यूल गैस LPG और नेप्था निकली थी उसको हमने कंडेंसर में भेजा था। सेम ही तरीके से मेन फ्रैक्शनेटर के प्रोडक्ट को ठंडा करके ओवरहेड एक्यूमुलेटर में भेजा जाता है। आगे की प्रोसेस सेम ही रहती है, लेकिन यहाँ से स्टेबलाइजर कॉलम से जो नेप्था निकलती है वह लिक्विड फॉर्म में होती है और ठंडी होती है, तो इसको वापस मेन फ्रैक्शनेटर के टॉप से छोड़ा जाता है। तो जो भी हेवी पार्ट्स होते हैं वह ठंडा होकर वापस नीचे आ जाते हैं। इससे मेन फ्रैक्शनेटर की क्वालिटी बढ़ती है। मेन फ्रैक्शनेटर के नीचे 30 से 40% रेजिड्यू बच जाता है जो बहुत हेवी हाइड्रोकार्बन्स के मोलिक्यूल होते हैं और इसको प्रोसेस करने में चैलेंज आते हैं, क्योंकि इस रेजिड्यू को यदि हमने और ज्यादा गर्म किया तो यह कोक बन जाएगा और इस रेजिड्यू में अभी भी ऑयल पार्टिकल्स और कुछ गैस ट्रैप्ड है, तो इसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि अब इसको हम और ज्यादा गर्म नहीं कर सकते। तो फिर इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया कि जैसे मान लो पानी 100 डिग्री पर बॉईल होता है, यदि हम प्रेशर को कम कर दे तो पानी 50 डिग्री पर ही बॉईल हो जाएगा। तो फिर मेन फ्रैक्शनेटर के आगे रेजिड्यू पंप लगा रहता है। यहाँ से रेजिड्यू जाता है वैक्यूम फर्नेस के पास में। फर्नेस के ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब लगी रहती है जिसको स्टीम इजेक्टर कहते हैं, जिसकी हेल्प से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। इस ट्यूब में इधर से हाई स्पीड स्टीम को भेजा जाता है। यह स्टीम वेंचुरी इफेक्ट की हेल्प से इस फर्नेस के अंदर वैक्यूम क्रिएट करती है। वेंचुरी इफेक्ट को आप इस पेट्रोल नोजल वाले वीडियो से अच्छे से समझ सकते हो। बस यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि ऐसा करने से यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कम टेम्परेचर पर ही रेजिड्यू बॉईल होने लगता है और फिर इस रेजिड्यू को भेजा जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। इस यूनिट में सबसे ऊपर की तरफ एक कंडेंसर लगा रहता है। इसके साइड में वैक्यूम रिसीवर होता है जिसके ऊपर स्टीम इजेक्टर से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। यह वैक्यूम कंडेंसर तक पहुंचता है और कंडेंसर वैक्यूम को वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर में भेजता है, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर 10 to 15 mmHg हो जाता है। आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। यह टावर साइज में थोड़े वाइड होते हैं क्योंकि जैसे ही रेजिड्यू टावर में फ्लैश जोन में एंटर करता है तो तुरंत वेपर में फैल जाते हैं, तो इनको बड़ा एरिया चाहिए। अब यह वेपर धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और ऊपर से ठंडा लिक्विड आता है, तो वेपर लिक्विड के कांटेक्ट में आते ही जो भारी मोलिक्यूल गलती से वेपर बन गए थे वह लिक्विड के कांटेक्ट में आकर वह भी लिक्विड में बदल जाते हैं और वापस नीचे आकर सेटल होने लगते हैं। और जो हल्के वेपर होते हैं वह हीट की वजह से ऊपर जाने लगते हैं। तो बेसिकली लाइट मोलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं जिनको लाइट गैस ऑयल बोलते हैं, और जो हेवी मोलिक्यूल नीचे आ रहे हैं उनको हेवी गैस ऑयल बोलते हैं। और कंबाइन इनको वैक्यूम ऑयल बोला जाता है क्योंकि यह वैक्यूम यूनिट से निकलते हैं। टावर में आप देखोगे स्ट्रक्चरल पैकिंग होती है जो प्रेशर ड्रॉप को रिड्यूस करता है, और ट्रेज की डिजाइन अलग होती है जिसमें नोजल लगे रहते हैं। तो जब इन ट्रे के अंदर हेवी मोलिक्यूल इकट्ठा होते हैं तो इनको बाहर निकाल लिया जाता है, जिनको आगे पेट्रोल डीजल में बदला जा सकता है। लेकिन कुछ मोलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बहुत ही हेवी होते हैं और वह इन ट्रेज से होते हुए नीचे सेटल होने लगते हैं। इन मोलिक्यूल को वैक्यूम रेजिड्यू बोला जाता है। अब जो ऊपर की तरफ वेपर जा रहे हैं वह कंडेंसर में ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाते हैं और इस लिक्विड को रिफ्लेक्स ड्रम से वापस टावर में ऊंचाई से गिराया जाता है। लेकिन इस रिफ्लेक्स में से कुछ प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया जाता है जो लाइट गैस ऑयल होता है। अब वैक्यूम रेजिड्यू को हम फेंक नहीं सकते, इसमें बहुत ही लॉन्ग हाइड्रोकार्बन के कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल होते हैं। जैसे एस्फाल्टिंग का मोलिकुलर वेट आप देख सकते हो लगभग 3000 से 5000 के बीच में होता है, तो इसकी भी फर्दर ट्रीटिंग की जाती है जिसकी एक अलग अप्रोच है। अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं वह कोई भी मार्केट स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, क्योंकि क्रूड ऑयल बेसिकली हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है और अभी तक हमने सिर्फ इन हाइड्रोकार्बन को सेपरेट किया है हेवी मोलिक्यूल और लाइट मोलिक्यूल के बेसिस पर डिस्टिलेशन यूनिट की हेल्प से। अब हम इनको धीरे धीरे रियल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, इन सभी यूनिट के डॉट को कनेक्ट करते हुए फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन आप नोटिस करो हमारे पास में अब तक कितने टाइप के फ्यूल निकल
निकल गए। फ्री फ्रैक्शनेटर से एलपीजी, फ्यूल गैस और नेप्था, मेन फ्रैक्शनेटर से फ्यूल गैस, नेप्था, एलपीजी, केरोसिन, एविएशन टरबाइन फ्यूल, डीजल और हेवी गैस ऑयल और रेजिड्यू। वैक्यूम डिस्टिलेशन से लाइट वैक्यूम गैस ऑयल और हेवी वैक्यूम गैस ऑयल और इसके अलावा वैक्यूम रेजिड्यू निकलता है। अब इसमें वैक्यूम रेजिड्यू को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हेवी गैस ऑयल से स्टार्ट करते हैं। वैक्यूम गैस ऑयल और फ्री फ्रैक्शनेटर के बॉटम से जो हेवी गैस ऑयल निकलता है, इन सबको कंबाइन करके इससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। लेकिन आप नोटिस करो, हमने इसमें से लगभग इम्प्योरिटीज को तो हटा दिया, अब सिर्फ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन हमारे पास में है, तो इसको अब केमिकली ही तोड़ा जा सकता है। यदि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो जितना ज्यादा होगा वह उतना ही बेहतर होगा। जैसे मीथेन, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 1, और हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से अच्छा बर्न होता है। अब हमारे पास में दो मेथड है। पहले इन तीनों गैस ऑयल को फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लंबा पाइप है, इसके ऊपर एक छतरी जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस लंबे पाइप को राइजर बोलते हैं, जिसके नीचे से वैक्यूम गैस ऑयल और हेवी गैस ऑयल को एंटर करवाया जाता है नोजल्स की हेल्प से। साइड से आप देख सकते हो एक पाइप आ रहा है, इसके थ्रू राइजर में कैटलिस्ट को एंटर करवाया जाता है, जो बारीक पाउडर होता है मिट्टी जैसा, लेकिन काफी हीटेड होता है। और जैसे ही यह हाई हीटेड कैटलिस्ट इस हेवी ऑयल के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत वेपर में बदल जाता है। यह रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि 2 से 3 सेकंड में यह वेपर राइजर की 25 मीटर की हाइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही कैटलिस्ट को अलग करना जरूरी है, तो ऊपर छतरी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कैटलिस्ट टकरा के साइक्लोन जनरेटर में जाता है, जहाँ कैटलिस्ट ऐसे दीवारों से टकराते हुए भारी होने की वजह से नीचे आ जाते हैं और वेपर हल्के होने की वजह से ऊपर आगे की तरफ निकल जाते हैं। इस रिएक्शन में कैटलिस्ट बेसिकली इन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन से कार्बन को बाहर निकालता है और कार्बन कैटलिस्ट पर ही आकर बैठ जाते हैं। तो इस कैटलिस्ट को वापस ठीक करना जरूरी है, जिसके लिए इसको रीजनरेटर में भेजा जाता है। रीजनरेटर में हाई हीटेड एयर को कैटलिस्ट के बीच में से पास करवाया जाता है, जिससे यह कार्बन बर्न हो जाता है और यह हीटेड कैटलिस्ट वापस राइजर में जाता है और यही रिएक्शन चलती रहती है। अब रीजनरेटर से जो हीटेड एयर बाहर निकलती है, कैटलिस्ट को क्लीन करके उससे स्टीम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, या फिर उसको हीट एक्सचेंजर में भी दिया जा सकता है। अब यहाँ से हाइड्रोकार्बन चेन ब्रेक होकर बाहर निकलती है, पर सब कुछ मिक्स में होता है, तो इनको अलग अलग स्टेज पर सेपरेट करने के लिए फिर से एक फ्रैक्शनेटर होता है, जिसमें अलग अलग ट्रेज पर इनको सेपरेट किया जाता है। टावर में सबसे ऊपर से निकलती है फ्यूल गैस, जिसको रिफाइनरी में ही यूज में ले लिया जाता है फर्नेस को जलाने में। इसके अलावा एलपीजी निकलती है, इसका सेपरेशन सेम प्री फ्रैक्शनेटर यूनिट में हुआ था वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ से जो नेप्था निकलती है वह लगभग पेट्रोल की फैमिली से होती है, क्योंकि पेट्रोल के लिए उसका ऑक्टेन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है पेट्रोल को इंजन में स्पार्क प्लग से जलाया जाता है, लेकिन यदि वो पिस्टन के प्रेशर से अपने आप ही आग पकड़ ले तो लो ऑक्टेन नंबर माना जाता है, जिसको नोकिंग की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और यदि पेट्रोल स्पार्क प्लग से जले तो हाई ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। यहाँ से जो नेप्था निकलती है उसका ऑक्टेन नंबर नेचुरल नेप्था से बहुत हाई होता है, तो इस यूनिट से पेट्रोल बेहतर क्वालिटी का निकलता है, लेकिन इसमें सल्फर ओलिफेंस यानी इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी क्लीनिंग जरूरी है। तो यहाँ से इसको गैसोलीन डीसल्फराइजेशन यूनिट में भेजा जाता है, जो फाइनल गैसोलीन की क्लीनिंग करता है। इसकी वर्किंग हम आगे समझेंगे। एफसीसी से कितना पेट्रोल निकलेगा यह इसकी यील्ड पर डिपेंड करता है। जैसे 50-60% यील्ड है और 100 लीटर प्रोडक्ट दिया तो उससे 50-60 लीटर पेट्रोल निकल जाएगा। मिडिल सेक्शन से लाइट साइकिल ऑयल निकलता है, जो डीजल की ही फैमिली का होता है, लेकिन अभी बहुत ही घटिया किस्म का है, क्योंकि डीजल के लिए उसका C10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर हम एफसीसी यूज ना करके हाइड्रो क्रैकिंग यूज करते हैं। यह रिफाइनरी का प्रधानमंत्री है, जो सबसे वीआईपी इक्विपमेंट है। हालांकि यह पीएम से बेहतर काम करते हुए एक्सीलेंट डीजल बनाता है। हाइड्रो क्रैकर का इनपुट भी सेम हेवी गैस ऑयल ही होते हैं, लेकिन रिएक्टर में भेजने से पहले इसमें हाइड्रोजन मिक्स करते हैं, तो फिर इन दोनों को हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। हीट एक्सचेंजर से फर्नेस में और फिर एंट्री होती है रिएक्टर में, जहां क्रैकिंग होती है। यहाँ पर कैटलिस्ट के फिक्स्ड बेड होते हैं, जिससे यह फ्यूल ऑयल पास होता है। यहाँ पर जो क्रैकिंग होती है वह बहुत हाई प्रेशर में होती है, लगभग 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी वजह से ऑयल में अवेलेबल सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कॉकरोच की तरह पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से जो भी डीजल बनता है वह एकदम क्लीन होता है, C10 नंबर हाई होता है, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन थी उसको तोड़कर सीधी चेन बना
बना देते हैं जिसको पैराफिनिक ऑयल बोलते हैं। यह BS6 स्टैंडर्ड को आराम से मीट कर देता है, लेकिन अभी यह वेपर फॉर्म में है तो इसको हाई प्रेशर सेपरेटर में भेजा जाता है। तो जो भी हाइड्रोजन यूज नहीं हुई थी उसको वापस रिटर्न में भेज दिया जाता है, लेकिन इस सेपरेटर में मेन प्रोडक्ट का प्रेशर अभी भी बहुत ज्यादा है। तो इस हाई प्रेशर से पहले टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं जिससे उसका प्रेशर रिड्यूस होता है और फिर इन गैसेस को फ्रैक्शनेटर में भेजा जाता है। यहाँ फ्रैक्शनेटर के टॉप से लाइट नेप्था निकलती है जिसका वीक ऑक्टेन नंबर होता है। इसके थोड़ा नीचे हेवी नेप्था जिसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है, फिर केरोसिन और फिर प्रीमियम डीजल और लास्ट में अनकन्वर्टेड गैस ऑयल निकलता है। इसको वापस रिएक्टर में भी भेजा जा सकता है या फिर इसी से इंजन ऑयल भी बनता है। अभी तक हाइड्रो क्रैकर ही ऐसा यूनिट है जिसने प्योर डीजल दिया है और यहाँ से जो नेप्था निकलती है वो भी क्लीन होती है, तो इसको अपने अपने ब्लेंडिंग पूल में भेज दिया जाता है। अब बाकी बचे हुए यूनिट्स का मटेरियल कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेप्था को देखते हैं जो पेट्रोल की फैमिली से ही है लेकिन क्लीन पेट्रोल नहीं है, और यह हमें प्री फ्रैक्शनेटर, मेन फ्रैक्शनेटर, FCC, हाइड्रो क्रैकर इन सभी से मिलता है। तो प्री और मेन फ्रैक्शनेटर की नेप्था को कलेक्ट करके स्टेबलाइजर कॉलम में डालते हैं। स्टेबलाइजर में रीबॉयलर से हीट देते हैं तो इसमें जो कुछ भी लाइट गैस होगी जैसे LPG और फ्यूल गैस वह ऊपर निकल जाती है और नीचे से स्टेबलाइज नेप्था निकल जाती है। लेकिन इसके अंदर सल्फर कंपाउंड हो सकते हैं जिसकी वजह से इंजन के अंदर नॉकिंग की प्रॉब्लम आती है, तो सल्फर को रिमूव करने के लिए इस नेप्था को हाइड्रो ट्रीटर में भेजते हैं। यह एक रिएक्टर ही होता है जिसकी वर्किंग सिमिलर हाइड्रो क्रैकर जैसी ही होती है। एक साइड से नेप्था और एक साइड से हाइड्रोजन को मिक्स करके हीट एक्सचेंजर हीटर से होते हुए रिएक्टर में पहुंचाते हैं, जहां हाइड्रोजन सल्फर के साथ में मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। रिएक्टर से निकलने के बाद में हाई प्रेशर सेपरेटर हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं और यहां से नेप्था को स्प्लिटर कॉलम में भेजा जाता है। स्प्लिटर कॉलम में रीबॉयलर से हीट प्रोवाइड करवाते हैं। ऊपर से लाइट नेप्था और नीचे से हेवी नेप्था निकल जाती है और सबसे ऊपर से हाइड्रोजन सल्फाइड, लाइट हाइड्रोकार्बन और कुछ मात्रा में LPG और फ्यूल गैस निकल जाते हैं। जो बेकार गैस है उनको ट्रीटमेंट करके बाहर छोड़ दिया जाता है। लाइट नेप्था को आइसोमराइजेशन यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल को तोड़ते नहीं है बल्कि उनकी शेप बदली जाती है, जैसे हमारे नेता मंत्री चेहरा बदलते हैं ठीक वैसे ही, बस यहाँ स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल को ब्रांच्ड मॉलिक्यूल में बदल देते हैं जो गैसोलीन में बेटर ऑक्टेन देते हैं। यह भी एक रिएक्टर ही होता है जिसमें फीड के साथ हाइड्रोजन रिएक्टर में भेजते हैं, तो इससे जो भी प्रोडक्ट बाहर निकलता है उसको सेपरेटर या डिस्टिलेशन कॉलम में डालकर आइसोमराइज को अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर स्ट्रिपर भी लगा रहता है बेटर क्लीनिंग के लिए और स्ट्रिपर के आउटपुट को फाइनली गैसोलीन ब्लेंडिंग पूल में डाला जाता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया था वह इसी यूनिट में हुआ था। यहाँ पर डिस्टिलेशन यूनिट में हाइड्रोकार्बन इकट्ठा होते हुए अब आप नोटिस करोगे यह एकदम ऑलमोस्ट क्लीन है जो हाईली फ्लेमेबल है। तो यहाँ से इनपुट तो टावर में जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा था, और जब यह फुल हो गया तो यह हाइड्रोकार्बन इससे बाहर निकल जाते हैं और बड़ा धमाका कर देते हैं। सेम ही तरीके से हेवी नेप्था का ट्रीटमेंट कैटालिटिक रिफॉर्मर से किया जाता है। यहाँ पर भी नेप्था का ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव किया जाता है रिएक्टर की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर बहुत सारे सेपरेटर लगे रहते हैं जो पहले लाइट और हेवी नेप्था को अलग करते हैं। आइसोमराइजेशन यूनिट का सेपरेटर, रिफॉर्मर यूनिट का सेपरेटर भी लगा रहता है और उनके टॉप से कुछ लाइट गैसेस जैसे LPG या फ्यूल गैस थोड़ी बहुत निकलती है। तो इनको स्टार्ट में हमने LPG ट्रीटिंग के बारे में समझा था, उसी प्लांट में भेज दिया जाता है और जो बेकार गैस होती है उनको ट्रीट करके बाहर छोड़ दिया जाता है। FCC से जो नेप्था निकलती है उसको गैसोलीन डीसल्फराइजेशन यूनिट से क्लीन किया जाता है। इसमें ओलिफिन्स होते हैं जो गैसोलीन में ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करते हैं। इसमें भी नेप्था को सेम ही तरीके से रिएक्टर से क्लीनिंग की जाती है। फाइनली सभी ट्रीटिंग यूनिट के प्रोडक्ट को ब्लेंडिंग पूल तक पहुंचाया जाता है। अब ब्लेंडिंग पूल में हेवी नेप्था, लाइट नेप्था और अलग अलग यूनिट से फीड को कलेक्ट करके ब्लेंडिंग पूल में इकट्ठा किया जाता है। तो फाइनली हमें मार्केट की डिमांड के हिसाब से जैसा पेट्रोल चाहिए उसी के हिसाब से यहाँ पर सभी को ब्लेंड करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब इसी तरीके से केरोसिन, एविएशन टरबाइन फ्यूल, डीजल के लिए अलग अलग हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट लगे रहते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन के रेशियो को फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से सेट किया जाता है। इसमें भी सल्फर जैसी इम्प्योरिटीज को रिएक्टर की हेल्प से इम्प्रूव किया जाता है।
यहाँ पर हाइड्रो ट्रीटिंग के जितने भी रिएक्टर है उनकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, बस उन सब का फीड अलग अलग होता है। लेकिन एक प्रोडक्ट अभी रह गया, वैक्यूम डिस्टिलेशन से जो वैक्यूम रेजिड्यू निकला था उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके लिए भी कई यूनिट होती है, जैसे विस ब्रेकिंग, डिलेड कोकर यूनिट, सोलवेंट डिसफॉल्टिंग यूनिट। यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट निकलता है जिसको रोड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बिटुमिन, एसफाल्ट जैसे। रिफाइनरी से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, इंजन ऑयल, लुब्रिकेशन ऑयल, वैक्सेस, ऑयल पेंट। इसके अलावा प्लास्टिक भी रिफाइनरी प्रोडक्ट ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्मेटिक्स का रॉ प्रोडक्ट है वह भी रिफाइनरी से ही आता है। एक्चुअली में यह वीडियो डीप रिसर्च का प्रोडक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, मैं आप सभी के कमेंट रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और भी ऐसे बेहतरीन वीडियोस के लिए। यदि आप ऐसा एनिमेशन सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है 3D एनिमेशन के कोर्स की, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।